गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर है थर्ड। इसमें ऑलरेडी हमने कुछ डिस्कस कर चुके हैं। सिल्क रूट हो गया, 19th सेंचुरी का जो कॉलोनाइजेशन था उसको किया, एंड रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द ग्लोबल वर्ल्ड में हमने डिस्कस किया कि कैसे जो टेक्नोलॉजी है अपना रोल प्ले करती है यहाँ के एक वर्ल्ड को एक ग्लोबल वर्ल्ड या ग्लोबल विलेज के रूप में कन्वर्ट करने, क्योंकि डिस्कवरीज कंटिन्यूस चल रही थी। और उसी की बीच हम यहाँ पर बात करेंगे कैसे जो शिफ्ट आया कॉलोनाइजेशन में 19th सेंचुरी टू लेट 19th सेंचुरी, दैट मीन्स आफ्टर मिड यानी 1850 के बाद की बात करते हैं हम यहाँ पर, है ना। जैसे 1885, दैट मीन्स known as late 19th century. Okay, now I will discuss here. हमने वहाँ पर एक एस्पेक्ट था जो हमने डिस्कस किया कि रेलवेज, कार्गोज, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर के साथ वाले कार्गोज, ट्रेन्स, मतलब उसकी जो बोट्स कैसे डेवलप की जा रही थी, कैसे पहले जिंदा एनिमल्स को लाया जाता था बोट में रख के और वो क्या करते थे, वो ज़्यादा एरिया कवर करते थे। अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गया और अब रेफ्रिजरेटर वाले जो आपके आगे शिप्स आ गए, बड़े बड़े हैवी शिप्स, तो उसको वही पे स्लाटर में काट करके सिर्फ मीट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा था ब्रिटेन साइड में, है ना, यूरोपियन कंट्रीज को। अब वहां पर एज कंपेयर मीट लो था, लिविंग स्टैंडर्ड जो पर्सन्स का था वो हाई हो चुका था, इंपीरियलिज्म को लोग सपोर्ट करने लगे थे। क्यों? क्योंकि अब वो नहीं था जब लोग छोड़ के जा रहे थे यूरोपियन कंट्रीज को, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिकन कंट्रीज को। अब ये चीजें रुक चुकी थी और एग्रीकल्चर एडवांसमेंट हो चुका था पूरे यूके एंड अदर यूरोपियंस कंट्री में। ठीक, नाउ अब क्या करते हैं, ये तो एक पक्ष था, लेकिन अभी क्या लोगों को अमेरिका के साथ साथ अदर कंट्रियों पर भी नजर पड़ी और देखा वॉस्ट लैंड जितने भी यूरोपियन थे। जैसे नियर बाय अगर हम बात करें तो जब यूरोपियन सारे निकलते हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह आया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो था एक वास्ट कॉन्टिनेंट है, एरिया एज कंपेयर हाई है, पॉपुलेशन कम है, और वो पॉपुलेशन है जो मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो जो उनकी एक्टिविटीज हैं लिविंग की वो डिपेंड है प्राइमरी सेक्टर्स पे, यानी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो अब क्या हुआ, और वो अफ्रीका एक रिसोर्सफुल रीजन है, वहां पर रिसोर्सेज ज्यादा हैं, मिनरल्स हो गए एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, लैंड, वॉस्ट लैंड है, और माइनिंग एरिया भी वहां पर अच्छी खासी है क्योंकि वहां पर मिनरल्स हैं। ओके, नाउ आई विल डिस्कस हियर। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, जब चाहे फ्रांस हो, स्पेन हो, इंग्लैंड हो, है ना, ये सब क्या करने लगे, अब शिफ्ट करने लगे अदर कंट्री से अफ्रीका की तरफ मूव करने लगे। अब यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक, ट्रेड फ्लोरिस्ट एंड मार्केट एक्सपेंडेड इन द लेट 19th सेंचुरी। अब क्या हुआ, जो ट्रेड हुआ करता था, ट्रेड वो अच्छे से फल फूल रहा था, एक्सपैंड कर रहा था लेट 19th सेंचुरी में, क्योंकि हमने देखा। बट दिस इज नॉट ओनली द पीरियड ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड, इसे हम ट्रेड एक्सपेंडिंग पीरियड ही नहीं कहेंगे, इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी भी इंक्रीज हो रही थी अब द कॉलोनाइजेशन की, है ना। बट क्योंकि यहाँ पर दो थे, एक तो ट्रेड हो रहा था लेकिन हम उस सिंगल उसकी बात नहीं कहें यहाँ पर, एंड अदर जो साइड था उसमें भी चेंजेस हो रहे थे। इट इज इंपॉर्टेंट टू realize there was a darker side of the side to this process,
इस प्रोसेस का जो डार्कर साइड था उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कैसे लोग अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, यानी कॉलोनाइजेशन में जो नीड थी लोगों की, जो यूरोपियंस थे, उनकी नीड फुलफिल करने के लिए वो दूसरे एस्पेक्ट पर अपनी एरिया या अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करने में लगे थे। इसमें कैसे लोगों पर अत्याचार हुआ, वहाँ के जो नेटिव पॉपुलेशन थी वो कैसे उसमें पिसी, उसके बारे में बात करते हैं। इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के बहुत से पार्ट, the expansion of the trades and closer relationship with the world economy also meet to also freedom, loss of the freedoms and livelihoods. And late 19th century Europeans produced many painful economic, social and ecological changes. क्या हुआ जब 19th सेंचुरी थी कि आखिरी दशक में अगर हम बात करें तो यूरोपियों में विजय के से कॉन्स्टिट्यूंट की बात करते हैं, बहुत सारे जो ड्रास्टिक जो चेंज आए इकोनॉमी में, आर्थिक रूप से बहुत कष्टदायक हुआ, सामाजिक रूप से और पारिस्थितिकी परिवर्तन आए। एंड जो कॉलोनाइजेशन था, औपनिवेशिक जो समाज था को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया, पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में समाहित हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे थे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में एक सोशल इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल चेंजेस थे। नाउ अगर हम डिस्कस करें वहीं पर, अब चेंजेस कैसे आ रहे थे? अब 1885 के इस मैप पे, ये अफ्रीका का मैप है, इस पे आप नजर डालिए। ठीक, इसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे जैसे लग रहा है कि किसी ने लाइनें खींच दी हों लेके स्केल के साथ, है ना। ये देखो स्केल के थ्रू लाइनें खींची गई हों, है ना, इस तरह से ये डिवाइडेशन इसका हुआ था, है ना, इस तरह से। तो ये डिवाइडेशन माना जाता है। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, जरा सोचो भाई। अगर यहाँ पर हम लोकल उस पर ऐसे इसको डिवाइड करते तो ये स्केल जैसे सीधी सीधी लाइन नहीं होती, है ना। तो इसको हम ऐसे भी इंडिया का देखा आपने, इस तरह से डिवाइड कर सकते थे कुछ। ये सीधा ऐसे कर दिया, यहाँ से कर दिया, स्क्वायर बना दिया, ट्राइंगल बना दिया, कि ठीक है, पॉलीगन टाइप में बना दिया। ये इस तरह से नहीं होती। लेकिन हुआ क्या था, द बिग यूरोपियन पावर, जो यूरोप की सारी पावर्स थी, क्योंकि ये यहाँ पर मोस्ट ऑफ द यूरोपियन, अब इसमें आप यूरोपियंस की हम बात करें तो आपको एक मिनट मैं यहाँ पर दिखा दूँ। ये जितना ये पिंक टाइप वाला है ये बेल्जियम है, येलो ब्रिटिश है, ठीक है। ब्लू के उसमें अगर हल्का सा दिखे तो इसमें फ्रेंच है, फिर उसमें अगर लाइट पिंक के उसमें जर्मन है, ग्रीन के उसमें इटली है, पुर्तगालीज हैं, स्पेनिश हैं, ब्रिटिशर्स हैं ग्रीन में, डोमिनियन है, एंड इंडिपेंडेंट स्टेट कौन से हैं, जो ये सोमालिया इंडिपेंडेंट हैं, जो लीबिया जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है, त्रिपोली। ये सोमालिया जो है, एक सोमाली लैंड की बात करें, ये अपना एक रोल प्ले करता है ट्रेड में, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जहाज आते जाते थे, मोस्ट ऑफ द ऐसे कोई जहाज होता था जिससे लोग यहाँ के लूटते ना हो, यहाँ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, ये सोमाली लैंड के जो लोग थे, यहाँ से निकलने वाले जहाज़ों पर अटैक कर देते थे, उनको ही कब्जे में कर लेते थे, सारा माल लूट लेते थे। ये बहुत ही, चाहे ब्रिटिशर्स हो चाहे कोई अदर हो, प्रेजेंट टाइम में भी ऐसे कंडीशन चलती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर आने वाले जहाज़ यहाँ से जब पास होते थे तो बहुत कोस्ट के पास नहीं आते थे, बहुत दूर से निकलते थे। कोस्ट के पास अगर दिखेंगे ना तो तुरंत समझो उन पर अटैक, तो इस वजह से थोड़ा वो था। लेकिन हाँ नहीं, अब हम डिस्कस करते हैं। आपने देखा कि बेल्जियम, ब्रिटिश, फ्रांस एंड जर्मन, ये सब थे यूरोपियन पावर्स, ठीक है। इन लोगों की मीटिंग हुई कहाँ पर, बर्लिन में, ठीक। ये एंड कर्व अप अफ्रीका बिटवीन देम, एंड अफ्रीका में वहीं पे बैठे बैठे लाइनें खींच डाली मैप पे, और लाइनें खींच के डिवाइड कर दिया, दिस पार्ट बेल्जियम, ब्रिटिश, फ्रेंच, एंड इस तरह से अपना अपना डिवाइडेशन
कर लिया इन लोगों ने, ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड अ वास्ट एडिशनल टू देयर ओवरसीज टेरिटरी इन द लेट 19th सेंचुरी में जो ब्रिटेन था और फ्रांस था उसकी टेरिटरी जो है वो उसमें एक्सपैंड हुआ, ठीक है। 19वीं सदी में ब्रिटेन और फ्रांस में विदेशी क्षेत्रफल में भारी जो वृद्धि है वो देखने को आप मिलेगी, फ्रांस और उसमें आप देख पा रहे हैं। लेकिन बेल्जियम और जर्मनी जो थी न्यू कॉलोनाइजेशन ताकतों के रूप में सामने आ गई, ठीक है। ये बेल्जियम और जर्मनी नए थे, ठीक है, न्यू थे। लेकिन पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ जो उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया, क्योंकि पहले जर्मनी और बेल्जियम के कब्जे में अमेरिका था। अब अमेरिका स्वयं में जो मोस्ट ऑफ द जो अमेरिका में जर्मन, फ्रेंच और यही सब लोग थे, बेल्जियम के लोग थे। अब वो भी एक औपनिवेशिक ताकत बन के उभर रहा था, अमेरिका भी बड़ी पावर थी, तो वो सामने आया। जब सामने आया तो उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था में रोजी रोटी के साधनों पर कैसे असर उसने डाला, तो ये हम इसमें देखेंगे कि कैसे लेट 19th सेंचुरी में वहाँ पर चेंजेस आए, है ना। तो इसको हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें, क्यों, क्योंकि अब हम इसमें डिस्कस करेंगे जब लोग आए, कंपनियां सेटअप की, कंपनी सेटअप करने के साथ ही लोगों, ये आप यहाँ पर गोल्ड कोस्ट देख रहे हैं, यहाँ से सोना बहुत बाहर जाता था, ठीक है। आइवरी कोस्ट और नाइजीरिया को यहाँ पर स्लेव कोस्ट में भी, आइवरी कोस्ट को स्लेव कोस्ट ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से साथ में भी लोग बहुत ट्रेवल करते थे। इसमें से इसमें कुछ है लेकिन कंफर्म नहीं है, यहाँ पर शायद स्लेव कोस्ट हो या तो ये वाला होगा, ठीक है, आइवरी कोस्ट। लेकिन हाँ, गोल्ड आइवरी कोस्ट में भी स्लेव कोस्ट के नाम से जानते थे और गोल्ड कोस्ट को गोल्ड कोस्ट के नाम से ही जानते थे, क्योंकि यहाँ से सोना बहुत ट्रेवल किया जाता था। और स्लेव कोस्ट इसलिए जानते थे क्योंकि वहाँ से स्लेव्स जो बंदी थे वो ज़्यादा विदेश भेजे जाते थे, है ना। इस तरह से इन कोस्टलों का जो इम्पोर्टेंस है अपना अपना। तो अब हुआ क्या, इसमें लोग अपनी कंपनियां एस्टेब्लिश करने लगे, सिंपल सी बात है। जब कंपनियां एस्टेब्लिश करने लगते हैं तो क्या होता है कि लोग काम करने नहीं आते हैं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी जो है ये प्राइमरी सेक्टर्स को फॉलो करते हैं। अब जब प्राइमरी सेक्टर्स को फॉलो करेंगे, उनकी जो नीड्स थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, अपनी नीड्स को ये फुलफिल कर लेते थे। तो यहाँ के लोगों में जो औपनिवेशिक जो थे, जो कॉलोनाइजेशन वाले फ्रेंच यूरोपियंस पीपल्स थे, अब उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि लोग काम नहीं करने आ रहे थे। तो उस टाइम पे एक चेंजेस आया, जो चेंजेस किस तरह से आया उसकी बात करते हैं, फिर हम इस इमेज की बात करेंगे, ठीक। तो एक रिंडरपेस्ट ऑफ द कैटल प्लेग, रिंडरपेस्ट के नाम से एक कैटल की जो जानवरों की एक प्लेग आई, बीमारी आ गई। जैसे हमने चिकन पॉक्स यानी स्मॉल पॉक्स देखा था, अमेरिका में आई थी, नेट वहाँ के दो याद रखिएगा, जो स्मॉल पॉक्स है ना या चिकन पॉक्स है ना, जो थी वो थी किसके लिए, वो थी मेल्स के लिए, है ना। या हम पर्सन की बात कर लें या पीपल की कर लें, है ना, कुछ भी आ सकता है, लोग, व्यक्ति, आदमी, है ना। और ये जो है ये है एनिमल्स की, ठीक। कैटल प्लेग एनिमल से रिलेटेड है, स्मॉल चिकन पॉक्स मेल पीपल से, लोगों से संबंधित है, यानी ह्यूमन से संबंधित है, मानवों से संबंधित है। तो इस तरह से देखेंगे, क्योंकि अफ्रीका में मोस्ट ऑफ द जो इकोनॉमी थी डिपेंड करती थी किस पे, कैटल्स पे, तो इसलिए यहाँ के एनिमल को ही साधन बना दिया गया। तो अफ्रीका हैज अबंडेंट लैंड, अफ्रीका के पास अच्छी खासी लैंड थी,
रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन के आधार पर कम जनसंख्या थी। फॉर सेंचुरीज लैंड एंड लाइव स्टॉक सस्टेन्ड, जो उनका जीने का जो पूरा वो था, सस्टेन करता था। अफ्रीकन्स की जो लाइवलीहुड थी वो वहाँ की लैंड पे पूरा सस्टेन करती थी। पीपल्स रियली जो है वर्क करते थे, वर्क फॉर अ वेज, वो नौकरी के लिए मतलब अपने मजदूरी कम करते थे वो लोग काम कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास लैंड थी और एनिमल्स थे, है ना। एनिमल्स थे हुआ करते थे और प्लस लैंड, वो लैंड पे और वहीं से इसी से उनकी जो नीड्स थे वो फुलफिल हो जाती थी। 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका देयर वर फ्यू कंज्यूमर गुड्स एंड वेज गुड बाय। ठीक है, 19th सेंचुरी की अगर बात करें इसमें कुछ चेंजेस हुए। इफ यू हैड बीन अफ्रीकन पॉजिंग्स लैंड एंड लाइफ स्टॉक, देयर वर plenty of the both and they have put the seen little regions of work for a ways। तो इसमें चेंजेस हुआ कि अफ्रीका में हमने बात की 1890 के दशक में रिंडापेस्ट नाम की बीमारी तेजी से फैली। लोग थे तब वहां पर, क्या हुआ कि वहां पर उसे हम एनिमल्स या मवेशी बोलते हैं। ठीक है, तो जो वहाँ के लोग उसमें बीमारी हुई और जिससे उनके स्थानीय जो जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक, क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों के पास किसी प्रकार की लैंड की कोई कमी नहीं थी और इस तरह से 19वीं सदी के लास्ट में आखिर में अफ्रीका में एक ऐसी उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था, क्योंकि लोगों की नीड ही वहां नहीं थी, वो चीजें ऊपर नीड ही नहीं जाती थी तो क्यों खरीदते उसको, है ना। उनकी नीड जो है एनिमल और साथ में लैंड पे जो भी वो ग्रो करते थे, जो भी वो क्रॉप्स को सोन करते थे और जो कट करते थे, वही उनके लिए सेटिस्फाइड था। ठीक है, उसी से उनकी अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते थे। देन क्या हुआ, अफ्रीका में अगर अफ्रीका में किसान होते और वो आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते तो कोई कमी नहीं थी। शायद इस बात की जो समझ थी, समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या जरूरत है ना। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विकास और भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी और यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती, प्लांटेशन करने और खदानों को खोदना, यानी माइन से माइनिंग करने की बात चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या आ रही थी जिन्हें उम्मीद ही नहीं थी। वहाँ के लोग कौन सी समस्या थी? तनख्वाह पर काम ही नहीं करना चाहते थे। जब तनख्वाह पर काम नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है कि कैसे उनको आप सैलरी पे रखेंगे, है ना। तो वही यहाँ पर बात की जा रही है। 19th सेंचुरी में यूरोपियंस वर अट्रैक्ट टू अफ्रीका एंड वास्ट रिसोर्स ऑफ लैंड एंड मिनरल्स की तरफ अट्रैक्ट हुए। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर प्लांटेशन और माइन की खेती करना चाहते थे और माइनिंग करना चाहते थे, वहाँ के मिनरल्स को निकालना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट करना था उनको यूरोप में। बट देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ द लेबर्स, है ना। क्योंकि शॉर्टेज ऑफ द लेबर्स की अनएक्सपेक्टेड बिकॉज क्योंकि वो लेबर विलिंग टू वर्क फॉर अ वेजेस, वो मजदूरी पे काम ही नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी नीड्स जो है, लाइवलीहुड जो है सस्टेन्ड हो रही थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंड एंड एनिमल्स के। दैट्स वाई वो करना ही नहीं चाहते थे। बट एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। मतलब अब क्या हुआ, अब एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया अगर हम बात करें अफ्रीकन्स के लाइफ में कि यहाँ पर
एक रिंडा पेस्ट नाम की बीमारी आ गई, ठीक, प्लेग आ गई, कि अभी यहाँ पर जाहिर सी बात है लोग जाएंगे, तो क्या हुआ कि जो मजदूरों की जो भर्ती थी, अगर हम बात करें, एम्प्लॉयर्स यूज्ड मैनी मेथड्स टू रिक्वेस्ट एंड रिटेन लेबर्स एंड हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड। प्रॉब्लम क्या थी कि यूरोपियंस ने क्या किया कि मजदूरों की भर्ती के लिए उनके पास अपने पास रोकने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है मेथड्स को फॉलो किया, और उन पर भारी जो है या हैवी टैक्स इम्पोज कर दिया कि वो भुगतान नहीं कर पाएंगे तो उनको हम रख लेंगे, है ना। जब इधर करदाता बागान या खदानों में काम करता करता हो, और काश्तकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए जो उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। साथ में नए कानून में यह अर्थव्यवस्था कर दी गई, यह व्यवस्था कर दी गई थी कि परिवार के लोग एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। यानी अगर अगर आप 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई हैं, 2 भाई हैं, तो एक को ही संपत्ति मिलेगी, चाहे बड़ा ले ले छोटा ले ले कोई भी, बाकी को नहीं मिलेगी पैतृक जो है, बाकी को काम करना पड़ेगा बागानों में। तो इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मी जो खान में काम करते थे उनको बाड़ों में बंद कर दिया जाता था, उन्हें खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगी थी। जैसी पाबंदी, अगर हम बात करें इंडिया के जो प्लांटेशंस थे, जो हम पढ़ा दिया लास्ट उसमें क्लास में, जब प्लांटेशंस हुआ, असम के जो टी प्लांटेशन के वो हुआ करते थे, वहां पर लगी थी। वो लोग जा नहीं सकते थे कहीं, वो अपने घर नहीं जा सकते थे, विदाउट परमिशन के एक टाइप का वीजा लगाया जाता था। तभी क्या हुआ, वहां पर रेंडा पेस्ट नाम की बीमारी जो थी वो पशुओं में फैल गई थी, है ना। तो यहाँ पर वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिटेन मैनी मेथड्स ऑफ द रिक्वेस्ट एंड रिटेन द लेबर्स, हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए थे, एंड फॉर द प्लांटेशन और माइनिंग की उसमें काम करें, ठीक है। इनहेरिटेंस लॉ लगा दिए गए थे, तो चेंज कर दिए गए थे कि पीजेंट्स पे डिस्प्लेड फ्रॉम द लैंड से डिस्प्लेड कर दिया जाए, बिकॉज ऑफ वन मेंबर ऑफ द फैमिली की बात की जाती है यहाँ पर, ठीक है, उसे ही अलाउ होगी इनहेरिट जो लैंड होगी, मतलब पैतृक जो संपत्ति होगी, और बाकी सबको एक लेबर की तरह मार्केट में काम करना पड़ेगा। माइन वर्कर को क्या कर दिया गया था, कंपाउंड एंड नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली, मूव करने पर रोक लगा दी गई थी। आप ये इस इमेज में आप देख सकते हैं, इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं, है ना। तो ऐसी चीजें चल रही थी, बट लोग फिर भी काबू नहीं आ रहे थे। लेकिन एक ड्रास्टिक जो हमने बताया था कि वो चेंज आया। क्या हुआ, एक नेचुरल की बात करें या बात करें कि ब्रिटेन्स के जो लोग थे, उन लोगों ने उसको, जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स अमेरिका गया था, सेम उसी तरह यहाँ पर भी रिंडा पेस्ट नाम का, जो कि एनिमल कैटल्स के लिए तो हुआ करती थी प्लेग, वो आ गई। 18th सेंचुरी अफ्रीका में रिंडा पेस्ट वार्ड स्प्रेड diseases for a cattle, terrifying impact on a people's livelihood and the local economy। अब यहाँ के लोगों पर जो ये देखिए आप कैसे कैटल जगह जगह मर रहे थे, अब यहाँ के जो पीपल हुआ करते थे उन पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जो लाइवलीहुड था मेन वाला वो सब इन्हीं पे डिपेंड था, और इसी के साथ वो लैंड को भी यूज कर लेते थे और उनकी चल जाता था। अब उनके पास सोर्स ऑफ इनकम तो रहा ही नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। इसमें क्या हुआ, 90% कैटल्स मर गए थे, और मोस्टली जो वहाँ की लाइवलीहुड था, जीवन यापन का जो साधन हुआ करता था,
अफ्रीकन्स का वो तो खत्म ही हो चुका था। तो इससे प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट हुई और द स्ट्रेंथन कॉलोनियल गवर्नमेंट पावर, अफ्रीकन वर फोर्स्ड इनटू अ लेबर मार्केट। अब फोर्सफुली जब ये कैटल समाप्त होने लगे हो गए तो इनकी अब जो लाइवलीहुड थी वो लॉस हो गई। तो अब मार्केट में, लेबर मार्केट में सबको डालना शुरू कर दिया गया वहां के लोगों को। हिस्टोरिकली जो है अफ्रीका हैड अबंडेंट लैंड, स्मॉल पॉपुलेशन एंड कंट्री, बट अब ये सब जो था कन्वर्ट होने लगा। ये सब किस पे आ गया? मोस्ट ऑफ द, अब ये सब चेंज हो गया और चेंज होके सारे वहां के जो लेबर्स थे उन पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि 19% ऑफ द जो वहाँ के कैटल्स थे वो सब डेड हो गए, मर गए। अब इस तरह से जो वहाँ के एनिमल्स ख़त्म हो जाने से अफ्रीकन्स को क्या करना पड़ा? अपनी लाइवलीहुड के लिए उन्हें मार्केट में आना पड़ा। बागान मालिक और खान मालिकों और अपनी सरकारों ने बचे खुचे जो वहाँ के पशु थे उनको अपने कब्जे में ले लिया। जो भी बचा उसको भी कब्जे में ले लिया और जो मर गए तो उनको मर ही गए। इस तरह से अफ्रीकन्स का पूरा लाइवलीहुड खत्म करके उनको डाल दिया गया उस मार्केट में। उनको बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने के लिए, स्लेव्स के रूप में मजबूर कर दिया गया। जो वहां के जंगल्स थे, जो फॉरेस्ट एरिया हुआ करती थी, उससे भी वो अपनी लाइवलीहुड कमा सकते थे। बट क्या किया गया? उनको भी जला दिया गया, उनमें भी जाने के लिए रोक लगा दी गई, उनको भी काट दिया गया माइनिंग के लिए, है ना। तो इस तरह से जो लेट 19th सेंचुरी में वर्ल्ड में डिफरेंट जो भाग थे जिनमें पश्चिमी आक्रमण विजय के परिणाम में ऐसी ही और भी कुछ कहानियां देखी जा सकती हैं। वो चाहे हम इंडियंस की बात करें चाहे अफ्रीकन्स की बात कर रहे थे हम, कैसे उनको पूरे उसमें अपने स्लेव्स के रूप में कन्वर्ट करने के लिए जो यूरोपियंस थे कितने प्रयास किए। अब इसी के साथ शुरू होता है इंडिया का पार्ट कि अभी तक हमने अफ्रीका में देखा कैसे कॉलोनाइजेशन जो अपनी बेस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी कैसे लोगों पर अत्याचार कर रही थी। एक जिस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था इंग्लैंड में, उसके रॉ मटेरियल के लिए कैसे अफ्रीका को एक बेस बनाया गया और अफ्रीका में लोगों को स्लेव लोगों से काम कराना, क्योंकि काम अमेरिकन तो अमेरिका अफ्रीका अमेरिका जर्मनी और यूरोप फ्रांस के लोग तो करेंगे नहीं आके, तो वहीं के लोगों को कैसे यूज करने के लिए बात की गई। अब हम यहाँ पर हमारा न्यू टॉपिक है इंटर्न लेबर्स माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। अब इंडिया से कैसे लेबर माइग्रेशन जो है टर्न करता है हम उसकी बात करेंगे, लेकिन हम वो कल उसमें देखेंगे क्योंकि ये अपने में एक बड़े बड़े टॉपिक्स हो जा रहे हैं और आप जब एक एक समझते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, तो कमेंट करके कम से कम इसका रिव्यू देने की कोशिश किया करें कि कैसा है। थैंक यू सो मच।